राजेंद्र चोल ने जमीन नहीं, समुद्र पर वार किया और निशाना था दुनिया के व्यापार की गर्दन। हम मौर्य और मुगल को मैदानों और पहाड़ों पर फैलते देखते रहे। भारत की कहानी हमेशा जमीन से लिखी गई, लेकिन इसी नजर ने समंदर की एक पूरी लड़ाई को अंधेरे में छोड़ दिया। 1025 में असली खेल बंगाल की खाड़ी में चल रहा था। राजेंद्र चोल प्रथम ने तट को सीमा नहीं माना। उसके शासन ने चोल सैन्य ताकत को तट से कहीं आगे बंगाल की खाड़ी के गहरे पानी तक पहुंचाया। ये सिर्फ राजा की जिद नहीं, एक पूरे प्रशासन की तैयार की हुई रणनीति थी। ये अचानक लूट नहीं थी। 11वीं सदी में दक्षिण भारत के एक प्रशासन ने पूरी तैयारी से एक बेड़ा खड़ा किया और उसे रवाना किया। 2500 नॉटिकल मील दूर एक ऐसे साम्राज्य पर जो रास्ता रोक रहा था। इतिहास में दर्ज पहला बड़ा समुद्र पार व्यापार युद्ध। क्यों एक मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य समंदर पार लड़ने गया? इसे समझने के लिए 11वीं सदी के आर्थिक इंजन को देखना होगा। सोंग राजवंश का चीन। पैसा वहीं से बह रहा था। सोंग दरबार खुद समुद्री व्यापार को बढ़ावा दे रहा था और विदेशी विलासिता के माल की मांग तेजी से बढ़ रही थी। आपूर्ति की तरफ खड़े थे तमिल व्यापारियों के दो बड़े संघ, मणिग्रामम और एन्नूरुवर। कॉरपोरेट जैसी ताकतवर संस्थाएं जो जहाज से लेकर सौदे तक पूरा व्यापार खुद चलाती थीं। सुगंधित पदार्थ, रत्न और मसाले, ये माल दक्षिण भारत से निकलता और चीन की मांग को खिलाता। ये व्यापार तंत्र हजारों मील तक फैला था, लेकिन हर जहाज को एक ही सख्त भौगोलिक चोक पॉइंट से गुजरना पड़ता, मलक्का और सुंडा जलडमरू मध्य की संकरी गर्दन से। इन जलडमरू मध्यों पर सुमात्रा से उठा समुद्री साम्राज्य श्रीविजय राज करता था। अपने नौसैनिक गश्ती दलों और सहयोगी ओरंग लाउत समुद्री लड़ाकों के दम पर वो गुजरते व्यापारी जहाजों को अपने बंदरगाहों में मोड़ लेता और भारी कर वसूलता। चोलों के लिए यह सिर्फ व्यापार की दिक्कत नहीं थी, ये अस्तित्व के संकट जैसा था। साम्राज्य का खजाना बहुत हद तक उसी सीमा शुल्क पर टिका था जो घर में तमिल व्यापारी संघ पैदा करते थे। इसलिए श्रीविजय की रोक सीधे चोल खजाने पर वार थी। जब कमाई समुद्र से आती हो तो नाकाबंदी हिसाब किताब नहीं रहती, युद्ध बन जाती है। और उस युद्ध का मकसद सिर्फ जीतना नहीं, उस एकाधिकार को जड़ से उखाड़ना होता है। चोल समुद्री ताकत राज्य और व्यापारी के बीच एक साझेदारी पर टिकी थी, लेकिन चोलों के पास स्थायी नौसेना नहीं थी, मगर उनके पास बड़े मालवाहक व्यापारी जहाज थे जिन्हें मरकलम कहा जाता था, और राज्य ने सीधे उन्हीं जहाजों को युद्ध के लिए खड़ा कर दिया। बंगाल की खाड़ी की तेज लहरों से गुजरने के लिए खास इंजीनियरिंग चाहिए थी। इन जहाजों में लोहे की कीलें नहीं ठोकी जाती थीं, सागौन के तख्तों में छेद होते और नारियल की रस्सी से सिलाई होती। पानी लगते ही रस्सी फूलती और जोड़ अपने आप कस जाता। लहर मारती तो जहाज टूटता नहीं, टक्कर सोख लेता, बस थोड़ा झुककर बच जाता। जहाज बनाना तो आधा काम था, असली सवाल बचा था, खुले समुद्र में रास्ता कैसे मिलेगा? तमिल नाविक मॉनसून की हवाओं के तय चक्र को पढ़ते थे और आकाश के गणित से अपनी सटीक स्थिति निकालते थे। अक्षांश जानने के लिए वे कमाल नाम का एक औजार बनाते थे, गांठदार डोरी से बंधी लकड़ी की एक पट्टी, जिसे दांतों में डोरी दबाकर उत्तर तारे और क्षितिज के बीच तान दिया जाता और डोरी की सही गांठ जहाज का अक्षांश बता देती। कॉरपोरेट रसद, लचीली जहाज इंजीनियरिंग और आकाश गणित, इन तीनों के मेल ने 2500 मील के इस हमले को शारीरिक रूप से मुमकिन बनाया। 1025 में राजेंद्र का बेड़ा रवाना हुआ। हजारों मरीन और युद्ध हाथी उन्हीं व्यापारी जहाजों पर लादे गए जिन्हें युद्ध के लिए खड़ा किया गया था, और सामने था महीनों लंबा खुला समंदर। सीधे मलक्का में घुसने का मतलब था श्रीविजय की सबसे मजबूत, सबसे केंद्रित रक्षा शक्ति से आमने सामने टकराना।
इसलिए चोलों ने एक दूसरा दल श्रीविजय बेड़े के उत्तरी मुहाने की तरफ भेजा। हमला उसका असली काम नहीं था, उसे बस श्रीविजय के मुख्य बेड़े को अपनी जगह से खींचना था। तभी मुख्य बेड़ा सुमात्रा के पश्चिमी तट से नीचे उतरा और बिना पकड़े गए सुंडा जलडमरू मध्य से अंदर घुस गया। फिर श्रीविजय की राजधानी पालेमबांग पर उसके सबसे असुरक्षित हिस्से पीछे से वार हुआ। सामने दरवाजा बंद था, पीछे खुला था। यह मध्यकाल की सबसे मजबूत समुद्री नाकाबंदी थी। फिर भी राजेंद्र ने उसे तोड़ा नहीं, नौवहन के भरोसे और रणनीतिक धोखे से चकमा दिया। रास्ते की समझ ने तलवार से पहले काम किया। श्रीविजय के लिए इसका तुरंत नतीजा तबाही जैसा था। कदारम सहित 14 बड़े बंदरगाह शहर तहस नहस हुए और श्रीविजय का राजा बंदी बना। लेकिन जीत के बाद राजेंद्र ने एक सोचा समझा फैसला लिया। राजशाही खजाना लिया, व्यापार का एकाधिकार तोड़ा और अपने बेड़े को वापस भेज दिया। उसने जमीन नहीं ली, राज नहीं चाहिए था, उसे बस रास्ता चाहिए था। इस सर्जिकल वॉर का आर्थिक नतीजा एकदम सटीक निकला। एकाधिकार टूटा तो जलडमरू मध्य फिर से खुल गए। वही संकरी गर्दन जो कभी रोक थी, अब चोलों का रास्ता बनी। नाकाबंदी हटते ही चोल व्यापारी गिल्ड दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री रास्तों पर दशकों तक भारी पड़ते रहे। इसी असर से 1033 और 1077 में चोल दूतों के बड़े राजनयिक दल सीधे सोंग चीन के दरबार तक पहुंचे। राजेंद्र ने एक नियम गढ़ दिया जो आज भी दुनिया चलाता है। जो संकरी गर्दन पर बैठता है, वही ताकत पर बैठता है।